फिर से जितेंद्र पटेल में स्टूडेंट्स विजन में एक बार आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में, दो लेक्चर में सेंसेक्स भारत की जनगणना 2011 का जो आपके आंकड़े हैं, जितने भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोगों ने दो वीडियो में कवर किया। तो आज मेरा तीसरा वीडियो है और हम इस पर कोशिश करेंगे कि जनगणना के ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, आपके 2-3 पॉइंट बचे हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, और जिससे हमारा जनगणना वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्वालिटी पे पुनः वापस आएंगे। तो आइए दोस्तों, हम देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जनगणना का ये लास्ट वीडियो होगा दोस्तों आप लोग का। जनगणना उसमें दोस्तों हम लोगों ने साक्षरता पे बात की थी। देश के अंदर क्या साक्षरता है, जो आपको 73% साक्षरता थी, उसमें पुरुष की साक्षरता 80.9 थी और महिला साक्षरता 64.6 थी। उसके बाद हम लोगों ने साक्षरता पे 12-13 क्वेश्चन देखे थे। ट्रिक के माध्यम से आप लोग को मैं समझाया था कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से ट्रिक के माध्यम से। और क्वेश्चन आते हैं दोस्तों साक्षरता से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 13-14 क्वेश्चन बनते हैं। सारे मैं आप लोग के सामने क्लियर किए थे ट्रिक के माध्यम से, और आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और अभी एक साल 2021 की नई जनगणना को आने को बाकी है एक साल, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है जनगणना का टॉपिक। तो आइए हम लोग साक्षरता के बाद अगला जनघनत्व पे बात करते हैं। जनघनत्व, इस पे भी दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देख लेते हैं, जनघनत्व एक सर्वाधिक होगा और एक आपका न्यूनतम होगा। न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। दोस्तों बात करें अगर सर्वाधिक जनघनत्व तो कहाँ का है, तो आप लोग रूबरू होंगे कि बिहार राज्य का जनघनत्व तो सर्वाधिक है, और उसके बाद बिहार है, उसके बाद आपका, आइए नोट डाउन करते रहते हैं, बिहार, उसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आसानी से आप याद कर लेंगे। ये आपके दो राज्य हो गए, और तीसरा आप केंद्र शासित प्रदेश लिख सकते हैं, दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जो जनघनत्व में सबसे आगे है। अगर देश की जनघनत्व की बात करें तो 382 ये हमारे देश का जनघनत्व है। तो इसकी ट्रिक की बात करें अगर दोस्तों, बिहार आया आपका, पश्चिम बंगाल है आपका, और उसके बाद संघ शासित प्रदेश में आपका दादरा एवं नगर हवेली है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो आप याद रखिए, जहाँ जनघनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पुरुष ज़्यादा होंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में, और जहाँ पुरुष ज़्यादा होंगे वहाँ या तो पुरुष रह सकता है या तो पर्यावरण के वन क्षेत्र रह सकते हैं। तो अगर पुरुष ज़्यादा होंगे तो पर्यावरण के वन क्षेत्रों की कमी होगी, और पर्यावरण के अगर वन क्षेत्रों की कमी होगी स्वाभाविक विपदा आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो COP25 का मैड्रिड में सम्मेलन हुआ, अमेरिका ने कैसे पेरिस समझौते से हाथ पीछे खींच लिए। तो जलवायु समस्या एक बड़ी समस्या है, इसलिए जलवायु में अगर समस्या आएगी, जनघनत्व बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो पर्यावरण को हानि होना स्वाभाविक है, और पर्यावरण को अगर हानि होगी तो विपदा आएगी। तो यही हमारी ट्रिक है दोस्तों, विपदा। बी फॉर बिहार है आपका, क फॉर आपका पश्चिम बंगाल है, और द फॉर दादरा एवं नगर हवेली है। विपदा स्वाभाविक दोस्तों, याद रखिए विपदा अच्छी ट्रिक है। वैसे आपको अगर याद रखेंगे, जब बहुत सारे राज्य हो जाते हैं याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए विपदा, बी फॉर बिहार, प फॉर पश्चिम बंगाल, और द फॉर दादरा एवं नगर हवेली। नोट डाउन कर लीजिए। न्यूनतम की बात करें अगर हम, तो न्यूनतम जनघनत्व पहले आप इसका सर्वाधिक का नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़े, आप नोट कर लिए होंगे मैं आशा करता हूँ।
उसके बाद न्यूनतम की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे कम जनघनत्व हमारे जो देश का है, पहला राज्य तो आप लोग को आसानी से याद होगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ट्रेंड बदल चुका है, अब एक नहीं दो, 3 कूट देता है घटते क्रम में जनघनत्व को लिखिए। तो आपको एक नहीं 2 या 3 राज्य याद होने चाहिए और उसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी याद होना चाहिए। तो इसकी भी ट्रिक की बात करें अगर हम लोग पहले लिख लेते हैं कौन से राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपका दूसरा नंबर का है मिजोरम, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, मिजोरम। रही बात केंद्र शासित प्रदेश की, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आप लोग याद भी रख सकते हैं, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 17 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आपके अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। भारत में आपका 382 है, तो बहुत सारा डिफरेंट पैदा हो रहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य। दूसरे नंबर पर आपको मिजोरम आता है, और जब रही बात संघ शासित प्रदेश की तो आपका अंडमान निकोबार होता है। याद बात आती है दोस्तों कि याद कैसे रखें, इतने सारे हमने फैक्ट बताया आप लोग को, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको हम लोग के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारी अरे मियाँ, अरे मियाँ, ये याद रखना है आपको, और इससे आपको एक नहीं दो फैक्ट याद हो जाएंगे। हम लोग आगे बात करेंगे दूसरा किस पे काम आएगा। अरे से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मी से आपका मिजोरम हो गया, और ये मिजोरम आपका यहाँ है, और या से अरे मियाँ, और आ से आपका अंडमान निकोबार हो गया। अरे मियाँ, आ से आपका अंडमान निकोबार हो गया। अरे मियाँ, आ फॉर अरुणाचल प्रदेश, मी फॉर मिजोरम, या आ फॉर अंडमान निकोबार। नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ट्रिक अगर आप लोग के दिमाग में रहेगी तो आप आसानी से तो पेपर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों याद कर पाना। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ भी बात आती है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। एक मिनट दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, और दूसरा अपोजिट क्वेश्चन बनता है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। ये भी क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में पूछा है, और आपको याद रखना होगा किस स्टेट में है और कौन सा जिला है। जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका वो है दिल्ली, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है आपका वो है दियांग, और जो आपका है अरुणाचल प्रदेश। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली कोई जिला है कि राज्य। याद रखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जो आपका वो आपका दिल्ली है, और जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ की न्यूनतम जनघनत्व भी है 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वहाँ एक जिला है दियांग, वहाँ वहीं उसी जिले का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। मैंने आपको सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिले भी बताए थे, इसलिए आपको याद रखिए जिले से भी आगे क्वेश्चन पूछता है, और पूछ भी रहा है, और आने वाले समय में भी पूछेगा। नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 की वृद्धि की। 10 की वृद्धि, यहाँ भी 2 ही टॉपिक बनते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम।
सर्वाधिक और न्यूनतम। 10 की वृद्धि में दोस्तों ऐसा दशक यानी 15वां जो दशक है 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसे कौन से राज्य, एक तो एक से काम नहीं चलेगा, ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुई और ऐसे कौन से राज्य जिसमें 10 की वृद्धि न्यूनतम हुई। इसमें बहुत दुर्भाग्य है दोस्तों। हम लोग आगे पहले देख लेते हैं कौन कौन से, उसके बाद बात करते हैं। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। सर्वाधिक में आपके लिखना पड़ेगा 10 की वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, ये आपका दूसरे नंबर का है दोस्तों। पहला है आपका मेघालय। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि आपकी मेघालय में हुई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई, और रही बात संघ शासित प्रदेश की तो दादरा एवं नगर हवेली। ये आपकी 10 की वृद्धि है। सबसे ज़्यादा दोस्तों मेघालय में हुई, उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई, और उसके बाद आपके दादरा और नगर हवेली हुई। इसके ट्रिक की अगर बात करें दोस्तों, मेघालय से आप मेघा उठाइए, अरुणाचल प्रदेश से आप अरुण उठाइए, और मेघा जब 10 की वृद्धि कैसे होगी, संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, एक्स और वाई के मिलने से ही संतान, एक्स वाई के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। एक्स कौन देगा, आपका महिला देगी, एक्स और एक्स या वाई कौन देगा, पुरुष देगा। तो मान लीजिए एक्स मेघा ने दिया और एक्स या वाई अरुण ने दिया, एक्स मेघा ने दिया, फीमेल कैंडिडेट मेघा और अरुण मिलेंगे तो स्वाभाविक संतान की उत्पत्ति होगी, और संतान की उत्पत्ति होगी तभी 10 की वृद्धि होगी, और 10 की वृद्धि होगी फिर दादरा नगर हवेली दादा बनेगा, क्योंकि संतान की उत्पत्ति कर दी। तो आप इस लिंक को जोड़ के याद रख सकते हैं, मेघा रोड मिलेंगे तो 10 की वृद्धि होगी जनसंख्या में, इसलिए आप लिंक करके याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, अगर आप लोग नहीं पसंद करते स्वाभाविक याद रखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली। आइए न्यूनतम पे बात करते हैं। नागालैंड नंबर 1 पे है, दूसरा भी याद रखिए केरल और लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम 10 की वृद्धि आपकी नागालैंड केरल 2 राज्य हैं क्रम से, और उस केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई अगर तो आपका लक्षद्वीप है। समस्या दोस्तों कहाँ आती है, हमारी गवर्नमेंट, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से बोला था कि जनसंख्या समस्या होती चली जा रही, इसलिए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे प्लान बनाने वाले हैं आगे। फिलहाल अभी देखने को तो नहीं मिला, कोरोना काल चलने लगा इधर, हो सकता था, लेकिन आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि देखने को मिलेगा। तो रही बात, समस्या ये है, दुर्भाग्य कह सकते हैं देश का, कि जनसंख्या हम बढ़ाना नहीं चाहते, और लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी संसद है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ प्रतिनिधित्व आपको किस आधार पर मिलता है, जनसंख्या के आधार पर। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है तो आपको 80 सीटें मिलेंगी, और सिक्किम आपका जनसंख्या में सबसे कम था, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, सिक्किम सबसे कम है, तो वहाँ आपको सिक्किम की मात्र 32 सीटें। तो यहाँ हम जनसंख्या अगर कम करने का उपाय भी कर रहे हैं तो हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व घट रहा है, और अगर हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। इसलिए समस्या ये है दोस्तों, ये बिल्कुल विरोधाभास वाली स्थिति है, जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए, और इस पर कानून भी बनाने चाहिए। कौन राज्य चाहेगा कि हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व कम हो लोकसभा में, बताइए आपने, कोई राज्य चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए कौन जनसंख्या नियंत्रण पर इतनी ईमानदारी से कार्य करेगा, कोई करना ही नहीं चाहेगा। केरल ने क्या कहा कि हम जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा बजट थोड़ी ना घटाएंगे, क्योंकि हम तो एक नेक कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, और आप हमारा बजट घटाते चले जा रहे हैं। और वहीं रही बात यूपी बिहार की, वो लोग जनसंख्या वृद्धि करते जा रहे हैं, आप उनका बजट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा विरोधाभास वाली स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा, और इसका आगे इसका सोल्यूशन या हमें क्या इसका मतलब निर्णय निकाल सकते हैं हम लोग, इसका क्या इलाज निकाल सकते हैं, इस पर सरकार काम करना चाहिए, और आगे देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ेगा। 10 की वृद्धि हो गई हमारी। 10 की वृद्धि में ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 2001 से 2013 के मध्य 10 की वृद्धि 17.7% थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
2001 से 2011 के मध्य की वृद्धि 17.7% थी। हमारा जनगणना में दोस्तों लास्ट टॉपिक बचता है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। लिंगानुपात में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जनगणना टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। लिंगानुपात, यहाँ भी दो चीज़ें बनती है, सर्वाधिक और न्यूनतम। लिंगानुपात, सर्वाधिक और न्यूनतम। लिंगानुपात की समस्या है दोस्तों, देश का लिंगानुपात कितना है 943, 943। शिशु लिंगानुपात कितना है 919, ये आपका शिशु है। शिशु लिंगानुपात और ये आपका लिंगानुपात। 943 लिंगानुपात हमारे देश का 2011 की जनगणना के अनुसार। यूपी में तो समस्या 912 ही है, शिशु लिंगानुपात में 902 है, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 907 है। तो वो हम लोग यूपी की जनगणना में देखेंगे अगर पढ़ने का मौका मिला आगे चल के। वैसे हम लोग पॉलिटी पे लौटेंगे जनगणना के बाद। तो 943 है, यानी 57 पुरुष ऐसे भी हैं लोगों अभी हमारे देश में जिनके लिए महिलाओं की कमी है। समझिए उन 57 पुरुषों की क्या मनोस्थिति होगी, कैसे घूम रहे होंगे वो लोग। समस्या है ना, है समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और शिशु लिंगानुपात तो वहाँ से भी कम है। ये भी नहीं कि भविष्य में ये आंकड़ा बेहतर देखने को मिलेगा, 919 ही है। तो इस पर हम लोग को कार्य करना चाहिए। भू रक्षा पे सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, बात अलग है, मतलब चल भी रहा है ठीक ठाक। और हरियाणा का जैसा कहना था कि हमारे यहाँ 2021 में जो जनगणना होगी उसमें हमारा लिंगानुपात बेहतर होगा। जो 789 था 879 था, उससे बेहतर होगा हमारा लिंगानुपात, जो कि हमारे देश का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हमारे यूपी का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला आपका जौनपुर है। ये क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जामों में पूछा जाता है, तो आइए देख लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ऐसे ही ग्राफ बना लीजिए। ऐसे ही ग्राफ आप दोस्तों बना लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिंगानुपात पे सरकार काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हरियाणा से शुरू की हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो भी लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए ही है। तो काम तो दोस्तों सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली समस्या में एक कठिन समस्या खड़ी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ो। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात देखते हैं आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं केरल का है। उसके बाद दूसरा नंबर आपका तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु। और आपको केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, पांडिचेरी जी, पांडिचेरी। केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी। केरल का लिंगानुपात सबसे बेहतर है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों में वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ का लिंगानुपात सबसे बेस्ट है। जनसंख्या नियंत्रण पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। याद रखिए, मैं दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछते हैं, मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। शायद मैंने आपसे अगर राज्य सूची बोल दिया हो तो मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि हमारे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो जो हमारा जनगणना है वो हमारा सेंट्रल सूची का विषय है, लेकिन जो परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि देश की लोगों की जनगणना तो केंद्र सरकार कराएगा, लेकिन देश में जनसंख्या का नियंत्रण राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। और समवर्ती सूची के समवर्ती सूची में डाले गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन अगर दोनों के मध्य मतभेद पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार को वरीयता दी जाती है। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, याद रखे होंगे। पॉलिटी का विषय, जब मैं पॉलिटी में पढ़ाऊँगा तो आपको इस पर गहन अध्ययन कराऊँगा, कौन कौन से विषय रखे गए किस सूची में,
मतलब हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा। कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, किस अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची से कई विषयों को हटा के, राज्य सूची से कई विषयों को हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया था। तो केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी। न्यूनतम पे बात कर लेते हैं इसकी, लिंगानुपात की। रूबरू होंगे आप इस राज्य से हरियाणा। हालांकि इसका दावा है 2021 के बाद ये स्थान हमारा नहीं रह जाएगा, इन बात की बात है। और अगर केंद्र शासित, इसमें आप एक ही राज्य याद रखें, काम चल जाएगा। केंद्र शासित की बात करें, दमन द्वीप आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव का विलय हो चुका है दोस्तों, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो अभी 2021 तक यहीं से पुटअप होंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो यहीं के हैं। तो ये नहीं कहेगा कि दादरा और नगर हवेली का दमन द्वीप का विलय हो गया तो हम लोग पांडुचेरी दमन द्वीप नहीं टिक करेंगे। उस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात देखते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात पे ही चर्चा करेंगे। इसको आप शिशु लिंगानुपात कह सकते हैं, 0 से 6 वर्ष। ये भी आंकड़े हमारी सरकार देती है। यहाँ भी आप दो टॉपिक बनाइए, दो ग्राफ बनाइए, सर्वाधिक और न्यूनतम का। हम लोगों ने अभी जनगणना पे देखा सबसे कम वाला जो ट्रिक देखी हमने, जनगणना सबसे कम कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार में। क्या था हमारी ट्रिक, क्या थी? अरे मियाँ। तो आप यहाँ वही चीज़ अप्लाई कर दीजिए, अरे मियाँ। अरे मियाँ, मियाँ को दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। हम लोग यहाँ पे राज्य लिख देते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मी फॉर मिजोरम, आ फॉर अंडमान निकोबार। इसकी ट्रिक हमने क्या देखी थी? कर में बड़ी प्रॉब्लम है। अरे मियाँ, ये हमारी ट्रिक थी। वहाँ भी आपका काम करेगा, यहाँ भी क्या करेगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात पर आपको अगर चर्चा करनी हो तो आपका सेम कंडीशन वही राज्य है, आपका हरियाणा ही है। जब शिशु लिंगानुपात ही आपका कम है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ, हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार वो बात अलग है कि हालांकि 2013 की जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद हतोत्साहित हुई वो हरियाणा राज्य की सरकारें, उसके बाद उन्होंने कई सारी कोशिशें की, वो बातें अलग है। लेकिन लिंगानुपात भी यहाँ पर कम है, समस्या यहाँ भी है, यहाँ ऐसा नहीं है। हरियाणा ही सबसे नीचे है आपका लिंगानुपात। और रही बात केंद्र शासित प्रदेश की, ये आपका डी फॉर तेलंगाना। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अब मैं जनगणना का टॉपिक जो हमारा था पूरा समाप्त हो चुका है। जनगणना पूरी खत्म हो चुकी है, हम लोगों ने सब कुछ देखा। जनगणना कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, किस देश में स्टार्ट हुई, भारत में कब स्टार्ट हुई, किसके समय में स्टार्ट हुई, विस्फोटक, विभाजक, सब हर चीज़ देखे। 2011 का जनगणना के आंकड़े पूरे क्या थे, ट्रिक के माध्यम से देखे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गए होंगे, और नहीं याद हो गए होंगे तो आप एक दो बार ट्रिक के माध्यम से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेगी तो क्लिक करेगा एग्जाम हॉल में आपकी डायरेक्ट कि ट्रिक क्या थी हमारी। और अगर आप नॉर्मली याद करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों लिंक कर पाना एग्जाम हॉल में कि क्या था, बिल्कुल एकदम से मिक्सचर हो जाती हैं सारी चीज़ें और थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी की बात होती है याद करने की, अपने अपने दिमाग की बात होती है, क्या हमें अच्छा लग रहा है तो हम उस माध्यम से पढ़ सकते हैं, उस माध्यम से याद करने में रुचि भी दिखाते हैं। तो आप लोग जिस माध्यम से रुचि हो आपको, जिस माध्यम में अच्छा लगा हो आपको, उस माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो ट्रिक मैं बता सकता था वो ट्रिक मैं आपके सामने रखा। और अब मैं आप लोगों से जनसंख्या के बारे में विदा लेना चाहूँगा। जनसंख्या हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। जनसंख्या भारत की जनगणना जो भी तो 2011 की सब आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, अब वो ख़त्म है। अब दोस्तों मैं आपके सामने पॉलिटी में हालांकि हमारा राज्य क्षेत्र पूरा हो चुका था। उसके बाद सेकेंड जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक वहाँ नागरिकता है। नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हालांकि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भारत के किस राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो भी हम लोग को भी देखना है कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई। और आर्टिकल 2 है जो सिक्किम में है, सिक्किम के है सब उसको संघ राज्य का दर्जा दिलाया गया था, तो सह राज्य का दर्जा दिलाया गया था आर्टिकल 2A के माध्यम से। तो हालांकि वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन 26वां से 25वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया हमारे अनुच्छेद 2 में 2 कैपिटल A। याद रखिए दोस्तों, जो संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उनको कैपिटल A से दर्शाते हैं, और जो मूल संविधान में होते हैं उनको स्मॉल a से या सब क्लास 1, 2, 3 से दर्शा देते हैं। 25वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। सह राज्य का मतलब दोस्तों वही है कि उस राज्य की विदेश नीति जो होगी और सैन्य नीति जो होगी, परमाणु शक्ति वाली नीतियाँ जो उस राज्य के अंतर्गत आएंगी, वो सब हमारी केंद्र सरकार देखेगी और उस राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। जो आप अभी तक कह सकते थे जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन वो सह राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन कह सकते हैं हम उसी तरह की स्थितियाँ सिक्किम को हमने दी। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुरंत इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, और उन्होंने तुरंत 26वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया और सिक्किम को भारत का एक मूल राज्य का दर्जा दिला दिया, एक परमानेंट राज्य का दर्जा मिल गया सिक्किम को। तो उस पर चर्चा करनी होगी, कर लेंगे, नहीं मैंने आपसे जो बता दिया यही चीज़ें हैं। और किस राज्य की स्थापना कब हुई इसको मैं आपको एक दिन वीडियो बना के हर एक राज्य की स्थापना वर्ष दिखा दूंगा आपको, किससे अलग हुआ, कब अलग हुआ। और बाकी हम लोग पॉलिटी के वीडियो आगे लाते रहूँगा मैं आपके सामने। और जल्द ही आपको करंट अफेयर भी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा, और आपको मैथ भी मिलने वाली है। सिस्टम चल रहा है सारी चीज़ों का, और थोड़ा सा समस्या आती है चैनल में शुरू में दोस्तों, आप लोग समझते ही होंगे। और बाकी रही बात अन्य विषयों की, तो अन्य विषय आपको धीरे धीरे आपके सामने हम लोग लाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों हम लोग को, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए दोस्तों। आप लोग का प्यार अगर मिलता रहेगा तो हम लोग कभी